द कार्डियोलॉजिस्ट, ये मैंने आप ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द कार्डियोलॉजिस्ट। अब देखिए, जिस तरह आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा है कि ये जो कंट्रास्ट है ये सारा कुछ आपके जो है वो कार्डियोलॉजिस्ट देता है या रेडियोलॉजिक टेक्नोलॉजिस्ट देते हैं। अभी जो है वहाँ वैसे ये जो प्रोसीजर है ये मोस्टली कार्डियोलॉजिस्ट ही करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आर्टरीज में जब आप आगे जा रहे होते हैं कहीं पे आप आर्टरीज को रप्चर ना कर दें, तो आपके पास जो टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं वो साथ असिस्ट करते हैं, ठीक है, डॉक्टर को हेल्प करते हैं। ओके, और ये जो प्रोसीजर होता है ये 30 to 60 मिनट्स का होता है, लेकिन जो इनकोऑपरेटिव पेशेंट्स होते हैं उनमें ये 2 आवर्स to 3 आवर्स भी हो जाता है। ओके ओके मैम, थैंक यू। ओके, मैं अब एक आपको एक वेट, अच्छा फॉलो अप। अब देखिए, जब आपने पेशेंट का जो है, अब आपने प्रोसीजर कर लिया है, यू हैव टेकन द इमेजेस, एक्सरे इमेजेस ऑफ द आर्टरीज, आप हार्ट की या किसी भी ऑर्गन की कर रहे हैं, तो उसके बाद अब आपने उस कैथेटर को निकालना है। अब आप जब कैथेटर को निकाल लेते हैं तो आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए? जब आप कैथेटर निकालेंगे फेमोरल आर्टरी से, कैन समबडी टेल मी कि हमें सबसे फर्स्ट प्रोसीजर क्या करना चाहिए उसके बाद? किसी को नहीं पता? देखिए आपने चेक करेंगे। नहीं नहीं नहीं, देखिए जब आप अपने जहन में लाए ना पूरा प्रोसीजर, जब आप आर्टरी में से कैथेटर को बाहर निकाल रहे हैं और आपने वहां पे इंसिजन की थी ना, आपने इंसिजन करके ही आपने अंदर इंसर्ट किया है कैथेटर, तो वहां से तो ब्लड आना शुरू हो जाएगा। तो आपने अप्लाई करना है प्रेशर, जिस तरह हमारी कहीं पे बॉडी पार्ट से कोई कट लग जाता है तो हम प्रेशर अप्लाई करते हैं ताकि खून रुक जाए। तो ये इंसिजन बहुत छोटी सी होती है, क्योंकि आपको पता है इनका साइज स्मॉल होता है कैथेटर का, तो हम सबसे पहले तो प्रेशर अप्लाई करते हैं ताकि ब्लड हमारे पास वापस ना आए। ठीक है, ओके। मैम ये इसके बाद दोबारा रिपीट कर दे, मुझे यहाँ से थोड़ा समझ नहीं आई। जी किधर से जी? बोले बोले मुझे बताएं। ये मतलब जब कैथेटर निकला है, चले मैं आपको डायग्राम से बताती हूँ। यस मैम। ये देखिए, यहाँ पे देखिए ना, आपने इस एक मिनट मुझे पॉइंटर लाने, देखिए आपने यहाँ पे पेशेंट को इंसर्ट करवाया हुआ है कैथेटर से, वो कैथेटर ऊपर चला गया, आपने कंट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट करवाया है, आपने पेशेंट के इमेजेस ले लिए हैं, नाउ द प्रोसीजर इज डन। अब आपको क्या करना है, आप इमेजेस ले चुके हैं तो आप कैथेटर को अंदर तो नहीं छोड़ेंगे ना, आप इस कैथेटर को क्या करवाएंगे, विदड्रॉ करवाएंगे, यही बात है ना, रिमूवल करवाएंगे कैथेटर की। जब आप इस कैथेटर को रिमूव करवाएंगे फ्रॉम द फेमोरल आर्टरी, आप समझिए कैथेटर बाहर आ गया, तो इसके साथ तो ब्लड भी आ रहा होगा बाहर, फिर ऐसा ही है ना, क्योंकि सबसे पहले हमने क्या किया था, व्हेन वी इंसर्ट द नीडल इन द फेमोरल आर्टरी, अब बैकवर्ड ऑफ फ्लश, मतलब ब्लड का एक फ्लश हमारे पास आया था ना, फिर हमने उसको किस तरह किया था कि हमने उसके अंदर गाइड वाइड डाली और प्रेशर अप्लाई करके हमने उसको कंट्रोल किया, जिस तरह यार कैनुला लगाते हैं तो नर्स जो है वो आगे प्रेशर अप्लाई करती है ताकि ब्लड हमारे पास वापस ना आए। अंडरस्टैंड? ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास इसी तरह हम कैथेटर को जब रिमूव करते हैं तो हमें पता होता है हमने इस पॉइंट पे इंसिजन करवाई है, इस पॉइंट पे हमने नीडल डाली थी, तो हम उस वो इतना छोटा सा, छोटी सी नीडल होती है ना, ठीक है, तो हम उस पॉइंट पे 0.1 to 1 मिलीमीटर की होती है, हम उस पॉइंट पे प्रेशर अप्लाई करते हैं तो हमारे पास ब्लड रुक जाता है। लेकिन जो यंग बच्चे होते हैं या जो चिल्ड्रन होते हैं उसमें हम जो है कॉटन का पैड जो है वहां पे रख देते हैं और वहां पे प्रेशर काफी देर अप्लाई रखते हैं ताकि हमारे पास ब्लड वापस ना आए। ठीक है, ओके, समझ आ गई आपको मेरी बात जो मुझे कह रही थी कि ओके। अब देखिए, चेक फॉर द पेरिफेरल पल्सेस। पेरिफेरल पल्सेस क्यों है? क्योंकि यू हैव इंट्रोड्यूस योर नीडल एंड द कैथेटर इन द फेमोरल आर्टरी, और फेमोरल आर्टरी से आगे ब्रांचेस जा रही होती हैं, ठीक है, इन योर पॉप्लिटियल और नीचे फिर टीबियल ब्रांचेस होती हैं। तो अगर आपकी फेमोरल आर्टरी में कोई रप्चर हो गया है तो ब्लड जो है वो नीचे, आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही? हेलो मैम आ रही है, आ रही है मैम। देखिए, अगर आप कैमरल आर्टरी को आपने उसमें इंट्रोड्यूस करवाया कैथेटर, अगर आपसे वो रप्चर हो गई है तो जो नीचे आर्टरी है वहां पे तो आपका ब्लड नहीं जाएगा ना, लेकिन
अगर आपकी मतलब आपका प्रोसीजर आप डन कर लेते हैं, मतलब सब कुछ ठीक है, उसमें आपने आखिर में फिर भी क्या करना है, चेक फॉर द पेरिफेरल पल्सेस। आप आपके ये जो हमारे पास पॉप्लिटियल रीजन में बिहाइंड योर नी, यहाँ पे भी आप पल्स चेक करते हैं कि आपको अगर पल्स फील हो रही है, मींस ब्लड फ्लो इज देयर इन योर लेग। ओके, लोकल टेम्परेचर ऑफ द लिम्स, अगर इफ देयर इज एनी थिंग जो आप मतलब आपने फेमरल आर्टरी को रप्चर कर दिया है, तो आपका जो टेम्परेचर है वो लिम्स का क्या हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा, ठीक है, ठंडी हो जाएंगी आपकी टांगें। एंड एनी एबनॉर्मल फीलिंग्स लाइक नमनेस, हम फिर पेशेंट से पूछते हैं कि हम पेशेंट से ये कहते हैं आफ्टर हाफ एन आवर कि अपनी टांग अपनी लेग्स को मूव करें। अगर वो कहते हैं कि नहीं हमें तो नमनेस फील हो रही है और हम मूव नहीं कर सक रहे, तो हम फिर चेक करते हैं सारे आर्टरीरियल पॉइंट्स को कि उनकी जो आर्टरीज हैं वो सही हैं या नहीं, हमने कुछ रप्चर तो नहीं कर दिया। समझ आइए, ठीक है बेटा। चेक फॉर द बॉडी टेम्परेचर, आपने पेशेंट का जो है वो बॉडी टेम्परेचर भी चेक करना है। चेक फॉर द हीमाटोमा, रैशेस, लॉइन पेन। लॉइन पेन क्या होती है, व्हाट इज लॉइन पेन? हेलो, आप लोगों को आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। देखिए, लॉइन पेन आपका किडनी पेन होता है, किडनी। अब ये जो कंट्रास्ट मीडिया है, जब ये आपकी बॉडी से इसने किडनी से ही निकलना होता है ना, एवरी वेस्ट प्रोडक्ट, एवरी आपकी यूरिन कहाँ बनती है, किडनी में बनती है। तो कुछ पेशेंट जो है जिनका किडनी फंक्शन थोड़ा सा वो मतलब कम होता है, और उसमें ये होता है कि उनको लाइन पेन, अगर उनकी किडनी पेन स्टार्ट हो गया, मतलब लंबर पेन यार, जो लंबर आपको पेन होता है, अगर वो आपको स्टार्ट हो गया, तो यू हैव टू आस्क द पेशेंट फॉर एनी चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट। व्हाई चेस्ट पेन? क्योंकि आपने उसके थोरेसिक कैविटी में कैथेटर इंट्रोड्यूस करवाए इन योर हार्ट, ओके, इन द हार्ट। चेक फॉर द यूरिनरी आउटपुट, आप यूरिनरी आउटपुट देखें कि वो जो पेशेंट है वो यूरिन पास कर रहा है या नहीं कर रहा। एडवाइज द पेशेंट टू इमोबिलाइज द लिम्ब वेयर द प्रोसीजर वाज डन फॉर सेवरल आवर्स। हम जो पेशेंट है उसको हम कहते हैं कि वो 6 to 8 आवर्स जो है वो मतलब उसको हम बाद में फिर दूसरे रूम में ले जाते हैं, और हम उसको कहते हैं कि 6 to 8 आवर्स वो लाई डाउन रहे, ठीक है। अच्छा, आप कैन somebody tell me what is the difference between अगर हम रेडियल पंचर करें और फेमरल पंचर करें, क्या बेनिफिट होगा इन दोनों में? रेडियल पंचर में क्या बेनिफिट होगा? मैम अगर हमने कोरोनरी एंजियोग्राफी करनी है तो हम मतलब अपर रीजन में आसानी से जा सकेंगे रेडियल से। जी वो भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये बात भी है कि वहाँ पे जो है पाथवे जो है आजकल रेडियल एंजियोग्राफी ज्यादा इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है फॉर, अगर आप हार्ट को देखिए फॉर द रेडियल एंजियोग्राफी आप पेशेंट को उसी वक्त भी कह सकते हैं कि आप उठ के चल सकते हैं, क्योंकि फेमरल आर्टरी में आपने उसकी फेमरल आर्टरी को मतलब आपने लोअर लिम्ब में जो है वो कैथेटर डाला था, तो अगर पेशेंट मूव करेगा तो टुवर्ड्स द ग्रेविटी जो है ब्लड फ्लो आ रहा होता है। मैंने आपको कल बताया था कि आर्टरीज अवे फ्रॉम बॉडी जा रही होती हैं, तो जब वो चलेगा तो मे भी वहां से ब्लड निकलना शुरू हो जाए। लेकिन रेडियल आर्टरी में मतलब रेडियल आर्टरी भी मतलब टुवर्ड्स ग्रेविटी होती है, लेकिन उसमें ये होता है कि हम पेशेंट जो है वो अपनी आर्म को इस तरह ऊपर रख सकते हैं ताकि ब्लड नीचे ना आए, मतलब आप पेशेंट को मोबिलाइज करवा सकते हैं आफ्टर द प्रोसीजर, साथ ही आप उसको कह सकते हैं कि आप घर भी जा सकते हैं। समझ आई मेरी बात? ये डिफरेंस होता है, इसीलिए आजकल रेडियल जो एंजियोग्राफी है उसको ज्यादा हमारे पास वो किया जाता है, क्योंकि आपको पेशेंट को ज्यादा देर रखना नहीं होता हॉस्पिटल में, आप करते हैं और आफ्टर हाफ एन आवर आप देखते हैं कि उसको कंट्रास्ट मीडिया से कोई रैशेस तो नहीं हो रहे, कोई उसको शॉक में तो नहीं जा रहा, वो ठीक है, उसका टेम्परेचर ठीक है, फिर ईसीजी दोबारा से की जाती है। इफ द पेशेंट इज ओके यू कैन आस्क हिम टू लीव, ठीक है। ये बात समझ आई आप लोगों को? यस मैम। अच्छा यस मैम। चलें, ये देखें ये इसके बाद जो क्वेश्चंस हों वो आप मेरे से पूछें। A coronary angiography, or cardiac catheterization, is an X-ray examination of the vessels and chambers of the heart, often done to identify any narrowed or clogged coronary arteries that are preventing blood from reaching the heart muscle. The study can also be used to measure the size and function of the chambers of the heart and the function of the heart valves. When you arrive at the hospital, an intravenous line will be started. You will be placed on a heart monitor, and you may be given an oral or intravenous sedative to help you relax. Most coronary angiography procedures last between 1 and 2 hours. Before the procedure, you will be placed on a table equipped with a fluoroscope, an X-ray imaging device. During the procedure,
the fluoroscope will move around your chest in all directions to record pictures of your heart and coronary arteries from multiple angles. Most cardiac catheterizations take place through the femoral artery in the groin, but can also be done through an artery in the arm. The doctor numbs the skin in your groin area This is and the inserts a needle. needle into your femoral artery. Once the Guide needle is wire. placed, a wire is passed through the needle and gently guided through the arterial system to the heart. The needle will be withdrawn and exchanged for a small flexible tube called a sheath that permits access to your femoral artery. Next, a soft, flexible catheter will be slipped over the wire through the sheath and threaded up to your heart. Your physician will watch the movement of the catheter on the fluoroscope. You may feel pressure as the wire and sheath are inserted, but you will not feel their movement inside your arteries. To evaluate the coronary arteries, your doctor will remove the guide wire, position the tip of the catheter just inside the arteries, one at a time, and This is inject the a left special side dye. catheter. This dye allows the fluoroscope to take X-ray images, called angiograms, of the artery's interior. Any blockages will be clearly identified as the arteries fill with dye. You may feel flushed or slightly nauseated when the dye is injected. After sufficient images of both coronary arteries and their tributaries have been recorded, the catheter will be removed through the groin. Pressure must be applied over the femoral artery to prevent bleeding. You will then be taken to the recovery room for 30 to 60 minutes of observation, after which you will be required to lie on your back for several hours with a pressure bandage in place over your groin. You may either be discharged home on the same day or after an overnight stay in the hospital. Okay. Any questions? No, ma'am. मैम No, ma'am. मैम गाइड जी जी मैम गाइड वायर को इंसर्ट करना जरूरी होता है, मतलब हम हाँ कैथेटर के जरिए डायरेक्ट नहीं कर सकते? नहीं नहीं नहीं, देखिए जो गाइड वायर होती है ना, सबसे पहले फ्लोरोस्कोप में हम गाइड वायर को ही इंसर्ट करवाते हैं, क्योंकि गाइड वायर का जो डायामीटर होता है वो बहुत स्मॉल होता है और वो एक फ्लेक्सिबल सी ट्यूब होती है जो हमारे पास हम वहां तक ले जाते हैं जिस ऑर्गन को हमने देखना है। ठीक है, उस फ्लेक्स जो गाइड वायर है ना उसकी कोई शेप नहीं होती। ठीक है, वो एक स्ट्रेट सी वायर होती है, आप उसको कहीं पे भी किसी भी डायरेक्शन में उसको मोड़ सकते हैं। ओके, लेकिन जो कैथेटर होता है उसकी एक, अगर आपने राइट कोरोनरी मतलब राइट कोरोनरी एंजियोग्राम का इमेज लेना है या लेफ्ट देखना है, तो फिर जो कैथेटर होता है वो आप उसी शेप का डालते हैं, जो जिस तरह अगर आपने रीनल आर्टरीज देखनी है तो आपके पास उसी शेप का कैथेटर होते हैं। हर ऑर्गन के एक अपने कैथेटर्स हैं। ठीक है, फिर आप उसके ऊपर जो कैथेटर इंसर्ट करवाते हैं उसका डायामीटर जो है वो लार्ज होता है देन द गाइड वायर, क्योंकि गाइड वायर एक ऐसी, कैथेटर इज ऑल्सो फ्लेक्सिबल, लेकिन गाइड वायर की हम ये नहीं कहते कि की शेप है, राइट साइड एंड या लेफ्ट है, वो एक स्ट्रेट वायर को आप अपनी मर्जी से जहां मर्जी एंड करवाएं। तो फ्लोरोस्कोपिक में आपके पास जो कार्डियोलॉजिस्ट है वो जब आर्टरी के ऊपर लेके जा रहे होते हैं तो वो जहां जहां उसको मोड़ते हैं वो गाइड वायर मुड़ती जाती है, फिर उसके बाद आप उसके ऊपर कैथेटर गाइड निकाल देते हैं। ठीक है जी मैम। मैम अगर पंक्चर हो जाए किसी जगह, जी जी फिर हम पेशेंट को कैसे हैंडल करते हैं? यार देखिए, अगर आप फॉर एग्जांपल आपने अभी कैथेटर अंदर लेके गए हैं, ठीक है, और पंचर हो गया, तो उसमें ये है कि आपको स्कोप फौरन से कैथेटर जो है वो बाहर निकाल लेते हैं और उसके बाद फिर आप जो है ये जो आप अभी देखिए हम इसी एंजियोग्राफी प्रोसीजर आए हैं और जो कन्वेंशनल एंजियोग्राफी इसमें फर्क है। कन्वेंशनल एंजियोग्राफी में ये होता है कि हम इस कैथेटर के ऊपर एक बैलून डाल के हम स्टंट्स भी वो पेशेंट की जहाँ पे नैरोइंग है हम वहाँ स्टंट भी कर सकते हैं, मतलब स्टंट डाल सकते हैं, हम उधर ही एक मतलब लेके जाएंगे स्टंट और वहां पे डाल देंगे जो हमारे पास उस ब्लड वेसल को कवर कर देगा ताकि ब्लड जो है वो ना हो। ठीक है, आगे पीछे विद इन दी वो अपनी ब्रांच में ही रही। मैम एक बात बताएं, मतलब जब हम लोग इंसर्ट करते हैं तो ब्लड भी तो फ्लो कर रहा है, तो उसका भी प्रेशर है, तो ये हम लोग किस तरह इंसर्ट कराते हैं नीडल? देखिए यार, आपको मैंने सबसे पहले बताया था कि जिस तरह आप कैनुला इंसर्ट करवाते हैं पेशेंट के अंदर, तो उसमें भी तो आपका ब्लड मतलब ऑपोजिट
डायरेक्शन में आ रहा होता है ना, और आप जो आईवी फ्लूइड दे रहे होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन होता है, लेकिन आप एक स्पीड जो है वो उसकी क्या मेंटेन कर लेते हैं, और आपके पास वो मतलब यार इतना ज्यादा तो नहीं होता ना, ये जो हम बाहर से कंट्रास्ट मीडियम देते हैं नहीं होता कि वो आपकी जो रुकावट पैदा करे। जिस आप आईवी कैनुला एक पेशेंट के अंदर डालते हैं और उसको आप सोडियम क्लोराइड मतलब से ग्लूकोज या कुछ भी, इसी तरह ये कंट्रास्ट मीडिया भी थोड़ा थोड़ा ब्लड से ऊपर आपके पास आर्टरीज को मतलब हाईलाइट करता जाता है। बट मैम हम लोगों ने एक लॉन्ग